बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं चाणक्य भाटिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। प्रॉपर्टी बाजार पर जो आपके सवाल हैं उनके जवाबों के साथ मौजूद होंगे हमारे साथ हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। लेकिन उस पर जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। प्रधानमंत्री ने नए साल में ग्रामीण आवास के लिए बड़ी योजनाओं और होम लोन में छूट के लिए किए ऐलान। सरकार के इन नए कदमों से रियल एस्टेट सेक्टर को क्या होगा फायदा, इसके बारे में करेंगे चर्चा। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। दिल्ली मेट्रो के तीसरे चरण का बड़ा विस्तार, 2017 में नए इलाकों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। दो 2016 के जाते जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होम लोन में ब्याज की दर में कटौती और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को बढ़ावा देने जैसे कदम के बारे में ऐलान किया। इन सारी बातों का रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ेगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं आदित्य अग्रवाल, डायरेक्टर आदित्य बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे राघव गर्ग, डायरेक्टर गर्ग ग्रुप के और मेंबर हैं ये हरियाणा बोर्ड हाउसिंग के। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अनिल सच्चिदानंद, एमडी और सीईओ एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ प्रॉपर्टी इंडिया शो में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री ने जो अनाउंसमेंट्स की हैं अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर है, प्रधानमंत्री आवास योजना को देखते हुए उन्होंने अनाउंसमेंट्स की और अब होम लोन में भी कटौती हो रही है। तो आदित्य, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री या सेक्टर का क्या रिएक्शन है, क्योंकि साल की शुरुआत रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक अच्छी मानी जा रही है। अब इसमें ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो रियल एस्टेट के लिए पॉजिटिव हो रहा है। इसके साथ प्रधानमंत्री जो हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 है उसके साथ तरफ काम कर रहे हैं। बट इस समय जो भी बेनिफिट्स या जो भी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं वो पार्ट्स में हो रही हैं। एक होलिस्टिक पैकेज की रियल एस्टेट इंडस्ट्री वेट कर रही है और इस बजट में उम्मीद कर रही है कि एक होलिस्टिक पैकेज जो कि रियल एस्टेट डेवलपर्स की तरफ से भी होगा, बायर के लिए भी होगा, बैंक्स के लिए भी होगा, वो आना चाहिए। राघव, आपको क्या लगता है कि जो भी इंसेंटिव मिल रहा है वो मिल तो रहा है, लेकिन आपको लोन जब लेंगे तभी वो इंसेंटिव मिलेगा, तो क्या ऐसा कोई इंसेंटिव भी होना चाहिए थे जिसमें आपको खरीदने के लिए कोई और वजह भी दी जाए या आपको कोई सब्सिडी दी जाए, सिर्फ ये नहीं कि आपको आपके यहाँ इंटरेस्ट पे आपको थोड़ा छूट मिल रही है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में डायरेक्ट सब्सिडी का भी ऑप्शन है 1.5 लाख रुपए की, मगर वो सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के लिए है। तो उस तरह की सब्सिडी मैं आपसे एग्री करूंगा, उस तरह की सब्सिडी प्राइवेट डेवलपर्स, कंप्लीटली प्राइवेट डेवलपर्स के लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, खरीदने के साथ साथ डेफिनेटली खरीदना एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज वो डिमांड को सिमुलेट कर रहा है। उसके अलावा सप्लाई साइड पे एक मेजर फोकस सरकार का होना चाहिए कि लगातार पिछले 3 महीने से जब से डिमोनेटाइजेशन की बात आई है, एक नेगेटिव सेंटीमेंट फैलाया जा रहा है कि भाई रियल एस्टेट में करेक्शन आएगा, रियल एस्टेट में करेक्शन आएगा। वेयर एज अफोर्डेबल हाउसिंग में, मैं पिछले शो में भी आया था, कोई करेक्शन जैसी स्थिति नहीं आएगी। इनफैक्ट इसमें तो ये अच्छा है, ये सेक्टर बूम करने वाला है। तो एक प्रकार का सप्लाई साइड को किस तरह से गवर्नमेंट बूस्ट कर सकती है, उस पर उनको विशेष रूप से विचार करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, डेवलपर्स को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। सो इफ देयर इज इनफ स्टॉक in the market, definitely there will be enough supply, enough demand for it. That's first part. Second, unauthorized development को लेके सरकार की तरफ से कोई कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो हालांकि डिमोनेटाइजेशन से अनऑथराइज्ड सेक्टर बहुत बैडली हिट होगा, विच इज गुड। और भी कड़े कदम मेरे ख्याल से उठाने चाहिए, अच्छी पनिशमेंट्स अनऑथराइज सेगमेंट के लिए जब वो निकालेंगे तो ऑथराइज डेवलपर्स के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स के लिए बेचना और भी आसान होगा, हमारे लिए डिमांड और भी बढ़ेगी। वही अनिल जी, मैं आपके पास अब आना चाहूँगा कि जैसे इंटरेस्ट रेट पर सब्सिडी मिल रही है, अब अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, दूसरी तरफ अब प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक्स भी इंटरेस्ट रेट कटौती करने पर बढ़ गए हैं आगे, तो एक ओवरऑल सेंटीमेंट के लिए बूस्ट होगा। जो मार्केट अभी स्थिर है उसमें अब थोड़ी सी जान आ जाएगी इस साल। बहुत सही बात है चाणक्य। अब एक्चुअली अगर आप ओवरऑल देखिए तो इट्स ए वेरी वेरी पॉजिटिव सेंटीमेंट। कहीं ना कहीं आदित्य जी और राघव जी से मैं सहमत हूँ कि सप्लाई साइड में भी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। डिमांड एग्रीगेशन अभी होने वाली है, बिकॉज
हाउसिंग फाइनेंस की रेट कम होगी तो क्रेडिट एक्सेस ज़्यादा होगी मार्केट में, लोग क्रेडिट के लिए आगे आएंगे, काफ़ी फाइनेंशियल इंक्लूशन होगी, निम्न वर्ग के लोग भी हाउसिंग फाइनेंस में इंक्लूड होंगे। तो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हाउसिंग सेटअप में इस अनाउंसमेंट से काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो हाउसिंग फाइनेंस 10-12 लाख करोड़ की मार्केट है हाउसिंग फाइनेंस की, बैंकों की और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की। इसकी 16 से 18% की बढ़ोतरी या इसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ हर साल होती है। विद दिस अनाउंसमेंट माय ओन बिलीफ एंड हमारा मानना है इंडस्ट्री में कि दिस अनाउंसमेंट विल फर्दर इंक्रीज द ग्रोथ इन स्पेशली इन द अफोर्डेबल सेगमेंट एंड क्लियरली दैट यहाँ पे एक बहुत बड़ा फोकस दिखता है। कैसे इसको इम्प्लीमेंट होगा, कौन से स्कीम के अंडर में इसका इम्प्लीमेंट होगा, इंटरेस्ट सब्सिडी को, वेदर इट इज अर्बन या वेदर इट इज रूरल। एंड रूरल का जो अनाउंसमेंट हुआ प्रधानमंत्री जी की तरफ से, वहाँ पे एक बहुत बड़ी एक अहमियत ऐसी आ रही है कि दिस अनाउंसमेंट ऑफ 2 लाख up to 2 lakh rupees for home improvement and home expansion is a very important thing। बहुत अहम बात उसमें है कि जो रूरल की हाउस होती है वो प्रोडक्शन हाउस होती है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी ऑफ रूरल हाउसिंग विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ द हाउसिंग। तो हमारा मानना है कि दिस इज गोइंग टू बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ स्मॉल एंड मीडियम फैमिलीज इन इंडिया। सो मेरा मानना बहुत क्लियर है कि इट्स गोइंग टू बी लुकिंग फार बेटर इन द अफोर्डेबल सेगमेंट। अनिल जी, यहाँ से आपसे थोड़ा एक सिंपल टर्म्स में क्लैरिटी भी चाहेंगे, जो व्यूअर्स देख रहे हैं और जो इच्छुक हैं लोन लेने के और अब शायद सोच रहे हो कि ये किस तरह से उनके लिए ट्रांसलेट करेगा, जो मकान लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, जिनकी ज़रूरतें छोटी होती हैं और अपने लिए एक घर लेना चाहते हैं। अगर आप उनको थोड़ा समझा सकें कि उनके लिए आज लोन लेना पहले के मुकाबले कैसे बेहतर हो गया है। तो अंजलि जी, अभी तक का जो अनाउंसमेंट से पहले जो इंटरेस्ट रेट था, उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एक 10 लाख का हाउसिंग लोन लेते समय भी आपका ईएमआई जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट लग के जो इंस्टॉलमेंट हर महीने किस्त भरते हैं, वो किस्त 10 से 11,000 रुपए बनती थी। अब इंटरेस्ट रेट की कमी होने के वजह से, जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, 9%, 9.25% का इंटरेस्ट रेट हो रहा है, तो 10 लाख के लोन पे आपकी ईएमआई वैल्यू 9,200 से 9,500 के आसपास होगी। तो कहीं ना कहीं पर मंथ 1,000 से 1,500 रुपए का डायरेक्टली ऑन एन इंस्टॉलमेंट वन विल बेनिफिट। बट ऑन टॉप ऑफ इट देयर इज ऑल्सो इसी लोन के साथ में काफी अदर लोन स्कीम्स भी लिंक्ड है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में है, जहां पे अगर आप प्रधानमंत्री एक स्पेसिफाइड टाउन पे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आते हैं, तो आपको 2,40,000 तक का प्रिंसिपल में भी रिबेट मिलेगी कि आपने 10 लाख का लोन लिया तो आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट 2,60,000 से उतना प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो जाएगा। सो ओवरऑल द बेनिफिट टू द कस्टमर, एंड कस्टमर, जैसे आप अगर एक एंड कस्टमर है तो आपको इंटरेस्ट रेट की कटौती के वजह से 1,000 से 1,500 रुपए का पर मंथ किस्तों में पैदा होगा, और जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है उसके वजह से आपको 200 से 2,500 रुपए का फर्क होगा। तो कहीं ना कहीं 3,000 से 3,500 रुपए का पर मंथ का फर्क इस स्कीम के जब ओवरऑल इंप्लीमेंट होगा विद क्रेडिट लिंक्ड इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, इसमें फर्क मिल सकता है। जी आदित्य, अब हम आपके पास आते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, कटौती होती है, तो बायर्स कितने मार्केट में आते हैं? क्योंकि अभी तो जो बायर्स हमने देखा कि 2016 के अंत तक वेट एंड वॉच सिचुएशन में चले गए थे, तो अब क्या वो वेट एंड वॉच सिचुएशन खत्म होती हुई नजर आ रही है आपको? डेफिनेटली, देखिए जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपका जो रेंटल वर्सेस ईएमआई का जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। बेसिकली ये जो प्रधानमंत्री ने जो ये पहल करी है, इससे जो ईएमआई चेक है और जो रेंट का चेक है उसका डिफरेंस कम हो जाएगा। इससे जो रेडी अफोर्डेबल हाउसिंग है उसकी डिमांड एकदम स्पर होगी। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास इस तरीके के कितने मकान तैयार हैं जिससे आदमी 2017 में ये सब्सिडी देने की बात करी जा रही है वो ये ले सके। हमारे को एक बहुत मेजर गैप है जो सप्लाई साइड पे है, जिसके लिए हमको डेवलपर्स को इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है ताकि होलिस्टिकली जो ये एक विजन है इसको हम लोग फुलफिल कर सकें।
ये जो आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा गैप है सप्लाई का, ये आप थोड़ा क्लैरिटी दीजिए, ये किस सेगमेंट में आता है, कितने तक के मकान की? क्योंकि कई लोगों का, आप मार्केट्स में जाएं तो लोग कहते हैं इन्वेंट्री है वहाँ पे, तो बहुत सारे मकान भी हैं और वहाँ पे सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कौन सा सेगमेंट है जहाँ सप्लाई कम है और बायर ज़्यादा हैं? आपका ये सवाल बिल्कुल ठीक है। जैसे अब मैं बताता हूँ, जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना ने CLSS कैश लिंक क्रेडिट सब्सिडी स्कीम लॉन्च करी थी। आज 30 नवंबर के अगर उसके आंकड़े देखें तो कुल 250 या 272 करोड़ रुपए उसमें वो दे पाए लोगों को एज सब्सिडी, और कुल 15,000 लोग उसके बेनिफिशियरी बन पाए। जबकि ये स्कीम जो है ऑल इंडिया बेसिस पे चल रही थी। अब आज उसको देखते हुए इन्होंने इसको 6 लाख रुपए से डबल कर दिया, 12 लाख रुपए कर दिया। 12 लाख रुपए के लोन का मतलब कि जो प्रॉपर्टी आप जिस कस्टमर को देख रहे हैं उसके पास मार्जिन मनी लगभग 2 से 3 लाख रुपए का एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप एनुअल इनकम 6 लाख की बात कर रहे हैं, विच इज़ अ पैरामीटर इन द प्रधानमंत्री आवास योजना, तो 15 लाख रुपए के बजट में आज मकान जो है, अगर आप दिल्ली के आसपास ढूंढना चाहें, बेंगलोर के आसपास ढूंढना चाहें, मुश्किल, किसी भी शहर के आसपास ढूंढना चाहें तो बहुत मुश्किल है। लगभग ये मकान 24 लाख रुपए से शुरू होता है, उसमें ये 12 लाख रुपए का लोन अवेल करना और उसमें सब्सिडी ले पाना 24 लाख रुपए के मकान में, ये भी बहुत बड़ा सवाल है जी। तो यहाँ अगर मैं क्लैरिटी लूँ तो राघव, जो आदित्य भी कह रहे हैं कि आप दे तो रहे हैं, आप पैसा मतलब लोगों को मकान खरीदने के लिए इंसेंटिवाइज तो कर रहे हैं, लेकिन वो जाके कहाँ खरीदे और सही प्राइस रेंज में उनको वो चीज़ शायद नहीं मिलेगी। तो मेरे पास पैसे हैं, 100 का नोट है, लेकिन मुझे शायद 200 या 500 का चाहिए था और वो प्रोडक्ट मुझे नहीं मिल रहा है। क्या यही दिक्कत हो रही है? ये भी एक दिक्कत है। स्कीम में इम्प्लीमेंटेशन के भी छोटे बड़े इश्यूज है। फॉर एग्जांपल, इट इज नॉट एज स्मूथ। आदित्य ने जो डेटा दिया वो बिल्कुल सही है। 15,200 कस्टमर्स, आई मीन इमेजिन 2 करोड़ घर इन्हें बनाने हैं 2022 तक, एंड इस हिसाब है ना, और सिर्फ इस हिसाब से 30 लाख 40 लाख मकान हर साल डिलीवर होने चाहिए, और परसेंटेज ही नहीं है। 30 लाख 40 लाख मकान में से सिर्फ 15,000 लोगों को, पिछले 15,290 कस्टमर टू बी प्रिसाइज, इतने ही लोगों को सब्सिडी मिल पाई है पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर। तो आई वुड डेफिनेटली अग्री कि एक होलिस्टिक इकोसिस्टम की आवश्यकता है, बिकॉज इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। सो ये बिना स्टेट्स को लूप में लिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इतना आसान नहीं होगा। और तो डेवलपर्स को लैंड के मामले में, फाइनेंस के मामले में और हर तरह के डिफरेंट तरीकों से इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा सब्सिडाइज, मैं कहूँगा इंसेंटिवाइज। सो इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, वेदर इट इज़ प्लानिंग नॉर्म्स, वेदर इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, या डिफरेंट तरीकों से। और स्कीम जिस तरह से रोल आउट की जा रही है उसमें भी ईज बढ़ाने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्रोजेक्ट में अगर 100 कस्टमर अप्लाई कर रहे हैं तो इससे वो पहले अप्लाई करते हैं, बुकिंग अमाउंट देते हैं, उसके 6 महीने बाद, 8 महीने बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें सब्सिडी मिली है या नहीं। आइडियली द प्रोसेस शुड बी एग्जैक्टली रिवर्स। वो पहले ही कस्टमर को बताओ भाई उसको सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस बेस पे वो अपने मकान खरीदने का डिसीजन प्लान कर सकता है। सिर्फ इसी मेजर से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन सिर्फ इसी सब्सिडी में आ सकता है। बाकी सप्लाई साइड पे जो और वो करना चाहते हैं वो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट। सेकेंड थिंग अंजलि, आई वुड लाइक टू से इज, अभी ये स्कीम भी जो प्रधानमंत्री जी ने खोली है पूरी तरह क्लियर नहीं है, क्योंकि पहले 6 लाख रुपए के मकान पे 6.5% की सब्सिडी थी, जो कि 2,20,000 अमाउंट कर रही थी। अब जो 9 लाख पे 4% है या 12 लाख पे 3% है, सो 12 लाख पे 3%, 6 लाख पे 6%, इज इट द सेम थिंग विच हैज बीन सेड डिफरेंटली, या ये एडिशनल है, या इसमें जैसा कि आदित्य ने कहा इसमें इनकम क्राइटेरिया रीडिफाइन होगा, या इसमें एरिया रीडिफाइन होंगे? इज देयर एनी एडिशनल चेंजेस दैट हैज बीन बॉट इन दिस स्कीम, या पुरानी ही स्कीम को रीपैकेज करके दिया गया है? ये अभी क्लैरिटी नहीं है। इसी के साथ उम्मीद है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में जो इतने सारे घर बन रहे हैं ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में, वो PPP मॉडल के थ्रू ही बन पाएंगे। इसलिए शायद इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। और अब सारी उम्मीद है मेरे ख्याल से डेवलपर्स की, सबकी अब बजट पे होंगी आने वाले, और देखते हैं क्या होता है, क्या हाउसिंग को बूस्ट मिलता है, क्या ये साल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा होगा कि नहीं। शायद वो बजट के बाद क्लियर हो जाए कि कितने इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य अग्रवाल, राघव गर्ग और अनिल सच्चिदानंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल पूछे उन सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, और इसके लिए हमारे साथ हैं हमारे नॉलेज पार्टनर लाइसेंस फोरस के बिजनेस हेड नॉर्थ और डायरेक्टर आकाश बंसल। बहुत बहुत स्वागत है आकाश प्रॉपर्टी इंडिया में। धन्यवाद चाणक्य।
चलिए सबसे पहले सवाल लेते हैं, विनीत गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी विनीत, पूछिए अपना सवाल। हेलो, मुझे लखनऊ में 3 BHK फ्लैट चाहिए और मेरा बजट है 75 लाख। जी, तो आपका, जैसे आपने मेल पे लिखा है कि आपने गोमती नगर, इंदिरा नगर और गोमती नगर एक्सटेंशन जैसे इलाके भी चुने हैं। प्रेफरेंस आपका, लोकेशन प्रेफरेंस आपने शायद थोड़ा डिसाइड किया हुआ है। हाँ जी, तो आकाश, कौन सा इलाका ये चूज़ करें और कौन से हैं प्रोजेक्ट्स? देखिए, जो गोमती नगर या फिर इंदिरा नगर एरिया है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव एरिया है, तो हो सकता है 75 लाख के अंदर बहुत अच्छी इन्वेंट्री हमें अवेलेबल ना हो। तो हम गोमती नगर एक्सटेंशन में जा सकते हैं। गोमती नगर एक्सटेंशन का रियल एस्टेट मार्केट है जो गोमती नगर से ही फैला है। गोमती नगर में लैक ऑफ लैंड की वजह से गोमती नगर एक्सटेंशन में काफ़ी प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स आए हैं और वो एक अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। और अगर हम देखते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी जो अमर शहीद पथ से काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है और जो इसी वजह से ये बाकी सारे लखनऊ एरिया से भी काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। और एयरपोर्ट, सुल्तानपुर रोड, ये अच्छी मतलब इन सब एरिया से काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है गोमती नगर एक्सटेंशन एरिया। और हाल ही में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के रिलेटेड काफ़ी डेवलपमेंट्स भी वहाँ पे हुई हैं। स्पोर्ट्स हब वहाँ पे लॉन्च हो रहा है जिसमें कि 70 से 80 एकड़ तक का एक इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट स्टेडियम भी वहाँ पे बनने वाला है। तो इस वजह से देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 70 के करीब प्रोजेक्ट्स है इस माइक्रो मार्केट में और तकरीबन 31 से 32 हज़ार यूनिट्स की टोटल इन्वेंट्री है, जिसके अंदर अभी बिल्डर्स के पास अवेलेबल, अगर इन्वेंट्री की बात करें तो तकरीबन 16,000 यूनिट्स की इन्वेंट्री बिल्डर्स के पास अवेलेबल है। और वेटेड एवरेज प्राइस यहाँ का तकरीबन 3,200 से 3,300 रुपये पर स्क्वायर फीट का है और इस एरिया ने तकरीबन 3% का सालाना ग्रोथ पिछले 3 साल के अंदर देखा है। अब हम आप रुक करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स की तरफ जो जिसमें आप निवेश कर सकते हैं और जो आपके बजट के अंदर भी आ जाएंगे। तो उनमें से पहला प्रोजेक्ट है रसल कोट, दूसरा है पार्थ आर्का, पार्थ बिल्डकॉन इंफ्रा बिल्ड की तरफ से, और तीसरा प्रोजेक्ट है शालीमार वन वर्ल्ड विस्टा। आप इन तीनों में से किसी में भी निवेश कर सकते हैं और ये सब के सब प्रोजेक्ट्स 2018 या 2019 के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे और ये सब आपके बजट के अंदर ही आ जाएंगे। तो चलिए एक नज़र डाल लीजिए कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके बजट और आपकी ज़रूरतों के हिसाब से जो चुन के लाए हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो है रसल कोट। ये MI बिल्डर्स की तरफ से है और ये सेक्टर 6 में है, गोमती नगर एक्सटेंशन में। इसका पर स्क्वायर फुट के हिसाब से प्राइस देखें तो 3,800 है और यूनिट साइज़ की अगर हम बात करें तो 3 BHK अगर आप ले रहे हैं तो आपको 1900 स्क्वायर फुट का मिल जाएगा, यानी कि अच्छा खासा आपको यूनिट साइज़ इसमें मिल रहा है। 12.5 एकड़ में फैली हुई ये डेवलपमेंट है जिसमें कुल 15 टावर हैं। अच्छा लोकेशन इसलिए है क्योंकि ये सेक्टर 6 जो है यही अच्छा लोकेशन में पड़ता है और ये अमर शहीद पथ से थोड़ा ही हटके है और करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी है इसकी गोमती नगर रेलवे स्टेशन से। और दूसरा प्रोजेक्ट जो हमने आपको रेकमेंड किया है वो है पार्थ आर्का। ये पार्थ इंफ्रा बिल्ड लिमिटेड वालों का है, गोमती नगर एक्सटेंशन में ही आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा। 4,100 रुपये प्रति वर्ग फुट का यहाँ पर रेट चल रहा है इस वक्त। ये प्रोजेक्ट को तैयार होने में लगभग अभी 2 से 2.5 साल लगेंगे और आपको यहाँ पे 3 BHK का जो फ्लैट साइज़ मिल रहा है वो लगभग 1,600 से लेकर 1,900 स्क्वायर फीट का मिल जाएगा। साथ ही ये प्रोजेक्ट 14 एकड़ में फैला हुआ है और इस प्रोजेक्ट से गोमती नगर रेलवे स्टेशन सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने और ये सर्टिफाइड ग्रीन प्रोजेक्ट है जिसको गोल्ड रेटिंग भी मिली हुई है और अमेनिटीज़ भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मौजूद होंगी। तीसरा प्रोजेक्ट भी अच्छा है, लग्जरी फैसिलिटीज़ भी हैं इसमें। ये है शालीमार वन वर्ल्ड विस्टा। ये शालीमार ग्रुप की तरफ से है। पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको 3,750 का रेट यहाँ पर मिल रहा है और साइज़ में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं जो कि रेंज कर रहे हैं 1700 से लेके 1830 स्क्वायर फुट के। ये जो है ये भी सेक्टर 6 में ही है तो सेम लोकेशनल एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये टाउनशिप है 2012 एकड़ की, तो आपको टाउनशिप के एडवांटेजेस मिल रहे हैं। और दूसरा ये कि ये जो टाउनशिप है इसे एटकिंस ने डिज़ाइन किया है। एटकिंस ये हैं जो डिज़ाइन कर चुके हैं बुर्ज खलीफा और बहरीन का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इस नज़रिए से देखें तो यहाँ आपको ये एडवांटेज ज़रूर मिल रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देंगे कुछ और सवालों के जवाब और साथ ही बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है और कहाँ पर है हॉट, कहीं जाएगा मत।